हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम के लिए एक और प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट न्यूमेरिकल जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस और रिवाइज़ करेंगे। ये क्विक रिवीजन होता है जिसमें आप बहुत कम समय में, आप पहले भी वीडियोस देखोगे तो उनमें हम लगभग आधे घंटे में 60 से 65 क्वेश्चन हर वीडियो में करते हैं। ये 5th क्लास है। इससे पहले 4 पेपर आपको करा दिए गए हैं। आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और वीडियोस में जाकर आपको ऊपर ही वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि मैं कुछ नोट्स जो मेरे पास हैं उनके साथ मिलाकर कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रही हूँ, जो एक तो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपने बहुत से क्वेश्चंस को ये फील किया होगा। कुछ तो डायरेक्टली थे, कुछ डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक से थे, थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और मोटे तौर पर जो 9th और 10th का साइंस है आपका, है ना, उनके क्वेश्चंस को लेकर मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ आपके लिए। कोशिश करूँगी उसको 1 या 2 क्लासेस में आपके सामने रखूँ। ठीक है, एक या तो एक ही क्लास में वो कंप्लीट करेंगे या 2 क्लास में उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 या 2 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं अब इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, जैसे ही प्रिपेयर होता है आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, उसका एग्जाम्पल पूछा है। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको रसोपोषी पोषण भी कहते हैं। तो कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है आर्क बैक्टीरिया। ठीक है, आर्क बैक्टीरिया जो होता है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिक या कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जब भी बात आएगी आर्क बैक्टीरिया की, ठीक है, जब भी बात किसकी आएगी, आर्क बैक्टीरिया की, तो आपको आर्क बैक्टीरिया से याद रखना ये एक कीमोट्रॉफिक क्या है, न्यूट्रिशन है। क्या है? कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है आर्क बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व्ड इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है रिस्पॉन्सिबल है या इन्वॉल्व है लिपिड्स की पैकिंग के लिए? तो पैकिंग ऑफ लिपिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन्वॉल्व्ड इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अंतःप्रदव्य जलिका भी कहते हैं हिंदी में, याद रखना। सो हु इज़ इन्वॉल्व इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स? तो दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द पैकिंग ऑफ लिपिड्स। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल pH लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का pH लेवल आपसे पूछा है, याद रखिएगा 7.35 ये pH लेवल है ह्यूमन ब्लड का। हमारे ब्लड का जो नॉर्मल pH लेवल है वो 7.35 है। अगर आपको ये भी याद है ना कि अप्रॉक्सीमेटली 7 है, तो आप आराम से मार्क कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन कई बार क्या होता है 7 में ही हो सकता है, 7.15, 7.35, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएँ तो एग्जैक्ट याद रखिएगा 7.35, दैट इज़ द नॉर्मल pH लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटिड आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन। तो ये हमने शायद कल के ही सेशन में पढ़ा है। क्वेश्चन ऐसे था कि ब्रेन को ब्लड कौन सप्लाई करता है? तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है कैरोटिड आर्टरीज। ये क्वेश्चन कल के सेशन में था। और आज है कि कैरोटिड आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई करता है? तो ब्रेन को। तो क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उल्टा पूछ लिया है बस। यहाँ पर कल कैरोटिड आर्टरीज के बारे में पूछा था और आज ब्रेन, ये किसको ब्लड सप्लाई करता है? ब्रेन को। आज ये पूछ लिया, तो ये चीज़ आप याद रखना। ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, PYQ आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कैरोटिड आर्टरी सप्लाईज ब्लड टू दी ब्रेन, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टोमेटा प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। जो स्टोमेटा है वो किसके लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो स्टेमोटा है वो ट्रांसपिरेशन में
के प्रोसेस में, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्टोमेटा इम्पॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपिरेशन लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में। एक बात और आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद और वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, सभी सब्जेक्ट्स की आएंगी। तो अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, और अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी हम आपको तैयारी कराते हैं, जैसे सीटेट हुआ, क्वालिफाइंग पेपर होता है, और बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, और आगे जो भी DSSB की वैकेंसीज़ आएंगी, तो उसके लिए आगे तक वैसे आपको मैं ये विश करूँगी ज़रूरत ना पड़े, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, डेफिनेटली आई विश फॉर दैट। बट फिर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोमेटा किसमें कौन से लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ट्रांसपिरेशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोमैन्स कैप्सूल इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मैमल्स, ठीक है। तो जो बोमैन कैप्सूल है, बोमैन कैप्सूल पार्ट है कौन से मैमल्स का? तो नेफ्रॉन का। बोमैन कैप्सूल किस कोशिका का हिस्सा होता है? तो बोमैन कैप्सूल या कैप्सूल जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। बोमैन कैप्सूल मैमल्स में पाया जाता है और ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है, किसका? नेफ्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स? सो हमारे बॉडी पार्ट्स में से यूरिया साइकिल कौन से पार्ट में होता है? तो लीवर में होता है, याद रखना। यूरिया साइकिल हमारे कौन से ऑर्गन में? लीवर में होता है, याद रखना यूरिया साइकिल के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द फेस? अब ये जो क्रेनियल नर्व वाला क्वेश्चन है, ब्लड सप्लाई कौन कहाँ किसको करता है, ये हर पेपर में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये क्रेनियल नर्व्स हैं ये सारी पढ़ लेना आप। तो फेस के लिए कौन सी है? 7th, ठीक है। ये भी इस एग्जैक्टली 7th वाली पूछी गई थी कल या परसों वाले वीडियो में, आप देख लेना। तो क्रेनियल नर्व जो सप्लाइज द फेस वो है आपकी 7th, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय विच टिश्यू? तो हमारे ब्रेन में जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं कौन से टिश्यू के द्वारा? तो कॉर्पस कैलोसम, याद रखना, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा दे आर कनेक्टेड। कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को? तो वो है कॉर्पस कैलोसम, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द पेशेंट हैव एन ऑल्टर्ड पोस्चर एंड वॉकिंग स्टाइल? तो ये एटेक्सिया या एटेक्सिया में होता है, जिसको हिंदी में गति विभ्रम भी कहते हैं, ठीक है। गति का भ्रम इसको बोलते हैं। पेशेंट हैव एन ऑल्टर्ड पोस्चर, जो मुद्रा है रोगी में, चलने का जो स्टाइल है वो चेंज है हो जाता है, ठीक है। पोस्चर चेंज हो जाता है और वॉकिंग स्टाइल थोड़ा बदल जाता है, तो अटैक्सिया इसको बोलते हैं। अटैक्सिया भी बोल सकते हो आप, वेदर यू प्रोनाउंस, ठीक है। तो अटैक्सिया क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अटैक्सिया में क्या होता है? तो ये अफेक्ट करता है हमारे पोस्चर वॉकिंग स्टाइल को, ये आप याद रखना, अटैक्सिया। अगला क्वेश्चन है, इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होता है? तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स इज सीन, देखी जाती है। प्लांट्स की डाउनवर्ड ग्रोथ देखी जाती है रूट्स में, ठीक है। प्लांट की रूट्स में डाउनवर्ड ग्रोथ देखी जाती है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में। अभी जो जियोट्रोपिज्म है, भूगर्भवात जिसको बोलते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आ रहा है, तो ये भी आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में ये होता है डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन सिक्रेटिन? तो सिक्रेटिन को कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? डिओडेनम, डिओडेनम सिक्रीट करता है सेक्रेटिन हार्मोन को, क्लियर है। तो सेक्रेटिन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है।
कौन सी ग्लैंड जो है इसको सिक्रेट करती है? डिओडेनम, याद रखना, डिओडेनम सेक्रेटिन को सिक्रेट करती है या रिलीज करती है, ठीक है। तो सेक्रेटिन किसको रिलीज से को कौन सेक्रेटिन को कौन रिलीज करता है? डिओडेनम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज्ड ADH और वैसोप्रेसिन, ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज़ करती है। एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, TSH से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन कौन सी जो हमारी ग्लैंड है रिलीज़ करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ADH हार्मोन किससे रिलेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? तो सेकंड वाला फॉल्स है, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं। तो जो करेक्ट है उनको पढ़ लेते हैं, फॉल्स वाले को पढ़कर हम अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे। तो पहला है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफिसिस सेरेब्री। तो हाइपोफिसिस सेरेब्री भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, करेक्ट है। 98% ऑफ पैनक्रियाज फॉर्म्ड बाय एक्सोक्राइन सेल्स, करेक्ट है। एडिनोहाइपोफिसिस रिलीज FSH, तो तीनों बातें करेक्ट हैं, पढ़ लो, आपके बहुत काम आएंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस सेरेब्री भी बोलते हैं। 98% पैनक्रियाज एक्सोक्राइन सेल से बनती है। एडिनोहाइपोफिसिस रिलीज करता है FSH हार्मोन को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ जिमल्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूछा है कि इसके दौरान फॉर्मेशन जब होता है जिमल्स का, ठीक है, जिमल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है? स्पॉन्जीज में होता है। स्पंज नहीं बोलते हम जिसको, उसमें। तो जो स्पॉन्जीज होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेम्यूल्स बनते हैं, ठीक है। जेम्यूल्स किस में बनते हैं? स्पॉन्जीज में, इतना याद रखना। बात आएगी अगर जैम्यूल्स की कि किस में बनते हैं? स्पॉन्जीज में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड होता है हाथी का, एलिफेंट का। सबसे कम होता है रैट यानी चूहे का। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। और आज क्या क्वेश्चन है कि हाथी का गेस्टेशन पीरियड होता कितना है? गेस्टेशन पीरियड होता है गर्भावस्था की अवधि, जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट का होता है, सबसे कम रैट का। अब पूछा है कि एलिफेंट का कितना होता है, तो 500 दिन। एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड लगभग 500 दिन होता है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दिन होता है? 500 दिन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग पार्टिवेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है। पार्टिवेशन में प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्सीटोसिन प्लेज मेजर रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बैक्टीरियोफेजेस आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये आते हैं आपके वायरसेस में। किस में आते हैं? वायरसेस या वायरस में आते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये आते हैं वायरसेस में। किस में? वायरसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडॉन इन जेनेटिक कोड। इनमें से कौन सा गैर समझ कोड है जेनेटिक कोड में? नॉनसेंस कोड इन जेनेटिक कोड। तो इनमें से यूएजी नॉनसेंस कोड है, AUG, GUG, AGU ये सेंस कोड हैं। जबकि इनमें से कौन सा नॉनसेंस है? इनमें से UAG। जेनेटिक कोड से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक फैक्टर। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक बायोटिक फैक्टर होता है, ये आप याद रखना। B फॉर बायोटिक, B फॉर बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। तो इकोलॉजी टर्म को हैकल ने दिया था, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी टर्म को किसने दिया था? हैकल ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे निचली परत वायुमंडल की कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि आपका क्षोभ मंडल, ठीक। सो
ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। और ओजोन लेयर किस में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डैमेज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन सा केमिकल डैमेज कर रहा है? ओजोन लेयर से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। कौन से परत में है वायुमंडल की, कौन सी लेयर में है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था इसके लिए, और अब पूछा है कि कौन सा केमिकल इसको डैमेज कर रहा है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में पूछें उसमें सबसे, तो CFC याद रखना, ठीक है। ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डैमेज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ कम्युनिटी ओवर टाइम इज़ नोन एज। समय के साथ अगर किसी स्पीसीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो उसको इकोलॉजिकल ससेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल ससेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ कम्युनिटी ओवर टाइम, ठीक है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इकोलॉजिकल ससेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन? ठीक है, बहुत ज़्यादा नमकीन जब कंडीशन हो, सलाइन कंडीशंस हो एक्सट्रीम, तब कौन से प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं? हेलोफाइट्स, ठीक है। जब बहुत ही सलीन पानी, नमक का खारा पानी हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो, सलाइन कंडीशंस हो, तो कौन से पौधे सर्वाइव कर सकते हैं? हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन? फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। हरे पेड़ पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? दो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, मतलब दो टाइप के। एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, और जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज जो पहले से चले आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर रिन्यूएबल पूछा है तो सनलाइट, जो सूर्य की ऊर्जा है, सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कॉमन फीचर बिटवीन राइजोबियम एंड एजोस्पाइरिलियम? ठीक है, राइजोबियम और एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलियम है ये, ठीक है, और एक राइजोबियम है। इनमें से कॉमन फीचर क्या है दोनों का? तो दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज हैं, ये याद रखना। बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। कौन कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं? राइजोबियम एंड अजोलोस्पिरिलियम। अजोस्पिरिलियम एंड राइजोबियम बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? सो इनमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। सर यहाँ पर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है SO2 दैट इज़ अ नॉट ग्रीन हाउस गैस। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस में इफ़ेक्ट किसका होता है? CO2 का, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन का क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। एसिड रेन के लिए SO2 और NO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल हैं। SO2 NO2 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 NO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन अ फूड चेन इज़ नोन एज। भोजन श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। जब टॉक्सिन्स बनने लगते हैं फूड चेन में उसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? तो C12H86C16 जो है यहाँ पर, ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। C12H8C16, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन डू ग्रीन हाउस गैसेज एमिट? तो जो इंफ्रारेड होते हैं, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, वो क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेस को निकालता है, एमिट करता है, इंफ्रारेड, ठीक है, जो रेडिएशन होता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का भी आपसे पूछा गया है, 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर है क्वेश्चन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कब इनेक्ट हुआ?
ठीक है। अधिनियम कब आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का? तो 1986 याद रखना, 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया कब आया? 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशंस वाज फॉर्म्ड टू कंट्रोल मर्करी पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड? जो वर्ल्ड में मरकरी पॉइजनिंग बढ़ती जा रही है उसके लिए कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन हुआ? दैट इज़ मिनामाटा कन्वेंशन, क्योंकि इससे मिनामाटा डिजीज़ होती है। मरकरी पॉइजनिंग से मिनामाता डिजीज़ होती है, इसीलिए इसका कन्वेंशन का नाम क्या रखा गया है? मिनामाता कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगले सवाल पर आते हैं। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे? अब यहाँ पर पूछ लिया है वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हरित क्रांति। तो भाई ये खेती से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, सो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्फेक्शन इन कैटल लीड्स टू विच डिजीज इन ह्यूमन? कैटल्स में, मवेशियों में जो माइकोबैक्टीरियम बोविस हो जाता है, ये ह्यूमंस में कौन सी बीमारी फैलाता है? क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है। सो याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्फेक्शन इन कैटल, ये ह्यूमंस में कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शन विद H5N1 लीड्स टू विच डिजीज़? तो H5N1 होता है बर्ड फ्लू। भाई बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन का नाम है H5N1, याद रखना, H5N1 रिलेटेड टू बर्ड फ्लू। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, द ब्राउनियन मूवमेंट इज़ ड्यू टू? जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो किसके कारण होता है? सो अनइक्वल bombardment of colloidal particles by molecules of dispersion medium size। ठीक है, ये जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट है, ये प्रकीर्णन मीडियम आकार के अणुओं द्वारा कोलाइडल कणों की असमान बमबारी के कारण होता है। ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। So next question is, which of the following statements regarding nuclides is incorrect? न्यूक्लाइड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग, 1, 3 एंड 4 इज़ करेक्ट। तो पढ़ लेते हैं जो करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, आइसोबार शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइसोबार। ठीक। आइसोटोप, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें दोनों डिफरेंट होती हैं, आइसोटोप। आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बॉक्साइट ओर इज कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? जो बॉक्साइट अयस्क है उसका सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? तो लीचिंग के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, लीचिंग मेथड के द्वारा बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसका सांद्रण किया जाता है। तो याद रखना, बॉक्साइट और लीचिंग मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, iron objects are protected from corrosion by connecting them to small pieces of magnesium where magnesium is the sacrificial anode। ठीक है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, संक्षारण से बचाया जा सकता है, कोरिजन से बचाया जा सकता है, बाय कनेक्टिंग देम टू स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम के स्मॉल पीसेस से जोड़कर, वेयर जहाँ पर मैग्नीशियम इज़ दी सेक्रीफिशियल एनोड। ठीक है, जहाँ पर मैग्नीशियम क्या होगा, सेक्रीफिशियल एनोड होगा, ये आप याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉसिल फ्यूल दैट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को बनाने के लिए जो फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, जीवाश्म ईंधन, वो है नेचुरल गैस। जी हाँ, याद रखिएगा, कार्बन ब्लैक को बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्बन ब्लैक को बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ पावर एल्कोहल इज़ व्हाट? पावर एल्कोहल में कितने % क्या होता है? तो पावर एल्कोहल में
80% तो पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल होता है। पावर अल्कोहल की बात चल रही है। पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल, 20% एथेनॉल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो जो मैकेनिज्म है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का, ठीक है, साबुन की सफाई का जो मैकेनिज्म है वो किसके जैसा है? लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट के जैसा। साबुन की सफाई क्रियाविधि किसके समान है? बर्तन धोने वाले तरल डिटर्जेंट के जैसी होती है, याद रखना। द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज सिमिलर टू लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। अगला क्वेश्चन है नाउ डेज डाइक्लोरीन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द ब्लीचिंग ऑफ पेपर विद। आज के समय में या आज का जो डाइक्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है इन द ब्लीचिंग पेपर ऑफ विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद रखना, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, ठीक है। डाइक्लोराइन सब्स्टिट्यूटेड है इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान। तो जो गंगा एक्शन प्लान है उसका इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी के तीनों पढ़ लेते हैं। टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, डाइवर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट का जो है इंडस्ट्रीज़ का उसको डाइवर्ट करने के लिए कहीं और पानी से अलग, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, जो घरों से गंदगी आ रही है उसको ट्रीट करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मेजर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट। इनमें से, इन चारों में से सीमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है? दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या है? एक मेजर मतलब बड़ी मात्रा में मिलाया जाता है और इम्पॉर्टेंट है इंग्रेडिएंट किसका? सीमेंट का। क्या? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयॉन इज। तो रेयॉन क्या है? कैसा पॉलीमर है? रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, याद रखना, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है यानी कि बहुलक है। तो रेयॉन क्या है? नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक होता है। रेयॉन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी आ गई है, इसके 10 क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन लर्निंग। लर्निंग में रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी कि पुरस्कार और सज़ा, इस पर कौन जोर देता है? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है? किस पर जोर देता है? लर्निंग में, सीखने में रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे जोर देता है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यानी कि कानून का प्रभाव, कानून नहीं है यहाँ पर इसका मतलब, ठीक है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है यानी कि इफ़ेक्टनेस कितनी है, ठीक है, कि अगर ये होगा तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, पुरस्कार दिया जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, दंड को टीचर बोल देगा कि जिनके कम मार्क्स आए उनको दंड दिया जाएगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लियर होगी बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अजंता पेंटिंग्स जो हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज। तो जो अजंता के चित्र हैं, अजंता की पेंटिंग्स हैं, वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती हैं, मूर्त सांस्कृतिक विरासत में आती हैं। मूर्त का मतलब है जो सिर्फ सोची नहीं गई, बनाई भी गई, ठीक है, जिनको हम देख पाते हैं। अमूर्त क्या है? जो हम सोचते हैं, जिसका विचार करते हैं, जो सामने है वो मूर्त है। तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती हैं अजंता की पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट टू अनदर कॉल्ड टेक्निकली। तो जब आप क्या करते हो, लर्निंग को किसी दूसरे एक कंटेक्स्ट को कहीं और अप्लाई करते हो तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाता है, सीखने का स्थानांतरण हो जाता है। कहीं सीखी हुई चीज़ कहीं और पर काम ला रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कैन बी स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो प्लांट्स के बारे में ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं बॉटनी में, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के बारे में किस में पढ़ेंगे हम? कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में? बॉटनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स इन स्कूल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट फैक्टर्स दैट प्रमोट्स इंक्लूजन। जो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट होता है स्कूल्स में, वो एग्जाम्पल है किन फैक्टर्स का जो कि इंक्लूजन को, समावेश को प्रमोट करे, आगे बढ़ाए। तो एजुकेशनल मॉडिफिकेशन है ना, संशोधन, आवश्यकता के अनुसार समय समय पर क्या हूँ? बदलाव हूँ, जो सही बदलाव है वो हूँ।
तो इसमें क्या होती है, एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन असेसमेंट का इन स्कूल्स जो होता है, ठीक है। अलग अलग तरह का जो असेसमेंट स्कूल में होता है वो एक तरीके से इंक्लूजन को प्रमोट करता है एजुकेशनल मॉडिफिकेशन के तौर पर, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि सबका सेम तरीके से असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह से डिफरेंशिएटेड असेसमेंट होता है एजुकेशन के मॉडल में थोड़े थोड़े बदलाव करके, उस तरह से, जो कि इंक्लूजन को प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स टू चिल्ड्रन इज़ टू कॉम्प्रीहेंड मैथमेटिकल लैंग्वेज। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा मैथमेटिकल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर सिम्बल्स को देख पा रहे हो, तो इनमें से मैथमेटिकल लैंग्वेज के पार्ट सिम्बल नहीं है, ये वाला जो है ये मैथमेटिकल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये सिंबल्स ऑप्शन नंबर जो 2 में है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला है गणित को हिंदी में था। नेक्स्ट है कि द टेक्स्ट बुक्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज़ एंड सोशल नॉर्म्स, दस वी कैन कॉल टेक्स्ट बुक्स एज। अगर टेक्स्ट बुक्स हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रही हैं, वैल्यूज़ के बारे में, सामाजिक नियमों के बारे में बता रही हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टूल्स फॉर सोशल चेंज, ठीक है। सोशल चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं, अवेयर करती हैं, इसलिए टूल्स ऑफ सोशल चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंक्लूडिंग आर्ट इन एजुकेशन अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्लिसिटली डेवलप। अगर आप आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड करते हो अपने पढ़ाई में, तो वो एक्सप्लिसिटली क्या डेवलप करता है, ओन फ्री एक्सप्रेशन, कि आप खुद से एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को, ये आपको सिखाता है, ठीक है। अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना सिखाता है आर्ट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर एजुकेशन शुड एम एट कंप्लीट डेवलपमेंट। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि एजुकेशन का एम होना चाहिए कंप्लीट डेवलपमेंट। विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट अलाइन विद दिस आइडियोलॉजी। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल भी इसी आइडियोलॉजी पर है कि पढ़ाई का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, पूरा डेवलपमेंट होना बच्चे का। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है, कौन सी आइडियोलॉजी बताती है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज़। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, an effective inclusive environment is beneficial to the larger group without disabilities as it develops many attributes. Which of these is not the benefit of inclusion to the non-disabled group? ये कह रहा है कि जो हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, सब बच्चों को साथ में लाते हैं, वो जो डिसेबल बच्चे नहीं हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत तरीके से काम आता है। तो इनमें से कौन सा जो है कि जो बेनिफिट नहीं होगा उन बच्चे के लिए, ये पूछा है। विच इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन टू नॉट डिसेबल ग्रुप, तो होगा डाइवर्सिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा विच इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन टू नॉन डिसेबल, दैट इज़ डाइवर्सिटी। एक्सेप्टेंस आएगा, कंपैशन आएगा, टॉलरेंस आएगा, डाइवर्सिटी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज किया है, दोबारा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब ये वीडियो आपके रिलैक्स टाइम के लिए है, ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई के टाइम में इसको इंक्लूड करो। जब आप रेस्ट करते हो या सोने से पहले आप इसको ईयरफोन लगाकर सुन भी सकते हो, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें रिवाइज होंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, मैं डेफिनेटली आपसे श्योर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे भी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको कराएंगे इसी तरह से, ठीक है। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ, ठीक है, और आपकी हेल्प कर पाएँ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑफकोर्स जब आप लोग हमारे साथ होंगे तो और मोटिवेशन अच्छे से आता है और चीज़ें बेटर तरीके से सामने आती हैं। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि एक सेशन मैं आपके लिए रेडी कर रही हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट मैं आपको 11th-12th का तो मैं नहीं बोलती, लेकिन हाँ 9th और 10th की जो साइंस है कंप्लीट, उसका रिवीजन करा दूँ, और मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। 1-2 दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर इसलिए बने रहना, बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, जिससे जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर भी जुड़ जाओगी, तो वहाँ पर भी सभी वीडियोस के आते ही लिंक उनका मिल जाता है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये मेरी साइड से था, आई होप आपके ज़रूर काम आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास है, खूब मेहनत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।